होशरुबा की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। चलिए अल्फाज के जादू से सजी एक नई दास्तान की जानब बढ़ते हैं। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरी 5 जवान बेटियां थीं। ये राज कोई नहीं जानता था कि मुझे 5 बेटियां कैसे हुई। सब मुझे बदकिरदार बोलते थे सिवाय मेरी भाभी के। वो भी मेरे पास आती थी और मुझे खर्चा देती थी। जब इस बार वो मेरी जगह मेरी बड़ी बेटी के कमरे में सोई, 2 दिन बाद ही बेटी की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा हमल है। मेरी तो जान निकल गई। जब मुझे अपनी भाभी पर शक हुआ, मेरी बेटियों का बाप तो मेरा नाम जमीला है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती एक बेटी थी। मेरा एक भाई था। आज मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की एक दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। दर्द से मेरी चीखें आसमान को छूने लगी थीं और ऐसे में मेरे पास सिवाय मेरी भाभी के और कोई नहीं था। वही तो थी जिन्हें मेरी परवाह थी, जो मेरा ख्याल किया करती थी और सारी दुनिया के खिलाफ जाकर मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आती थी। यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी मुझे धुतकार चुकी थी और आज भी मुश्किल की इस घड़ी में वही मेरे सराहने खड़ी, मेरे सर पर हाथ फेर रही थी। अब से कोई घंटा भर पहले मुझे शदीद दर्द शुरू हुए थे और मैं अपनी भाभी को जब फ़ोन करके बताया तो वो एक दाई को भी साथ लेकर आई थी और अब वही दाई मेरा केस कर रही थी। कुछ ही देर में मेरे कमरे में बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजने लगी थी और मेरी चीखें दम तोड़ गई थी। बच्चे की आवाज़ ने मुझे सुकून पहुंचाया था और फिर दाई ने बताया कि मुबारक को मैंने बेटी को जन्म दिया। ये लफ्ज़ सुनते ही मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। मेरी भाभी ने दाई को पैसे देकर रुखसत किया और मुझे संभालते हुए कहने लगी, अब तुम 5 बेटियों की माँ बन चुकी हो, हिम्मत और हौसले से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने रोते हुए भाभी की तरफ देखा और पूछा, ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक हो जाएगा? ये दुनिया मुझे बदकिरदार कहती है, मेरी बेटियों को कौन अपनाएगा? उनका मुस्तकबिल क्या होगा? भाभी ने मेरे आंसू पूछे और कहने लगी, जिसने इन्हें ज़िंदगी दी है वही इनका मुस्तकबिल भी संवारेगा। तुम सोच सोच कर खुद को अजियत ना दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये कहकर भाभी ने पर्स खोल कर हज़ारों रुपये निकाले और मेरे हाथ में पकड़ा दिए। भाभी की इस नवाजिश पर मेरी आंखें नम हो गई थी। मैंने इनकार किया और कहा, भाभी आप कब तक मेरी मदद करती रहेंगी? अब तो मेरे भाई भी मुझे नहीं पूछते, ये दुनिया मुझे बदकिरदार ठहराती है। और सच तो ये है कि मैं खुद भी नहीं जानती कि ये बच्चे किसके हैं, ये किसकी बेटी हैं। पता नहीं कैसे मैं हमला हो जाती हूँ। एक के बाद एक मैंने 5 बेटियों पैदा कर दी। अब तो मेरा तमाशा बन चुका है। भाभी मुझे मोहब्बत से समझाने लगी कि ये वक्त इन बातों का नहीं है, तुम अभी बच्ची की पैदाइश के मरहले से गुजरी हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। भाभी ने मेरी बड़ी बेटी को आवाज़ दी जो 12 साल की होने वाली थी। वो जो बेटी अभी पैदा हुई थी उसकी गोद में डाल दी और कहने लगी, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम इसे संभाल लो। भाभी खुद मेरे पास ही रुक गई थी। मैंने पूछा, आप घर नहीं जाएंगी? तो मुस्कुराकर कहने लगी, नहीं, तुम्हारे भाई से कह कर आई हूँ कि अपने मैके जा रही हूँ, 2 दिन बाद ही लौटूंगी। भाभी की इस मोहब्बत में मेरा दिल मोम हो गया और मैंने उन्हें सीने से लगा लिया और कहा कि भाभी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप मुझ पर भरोसा ना करती और मेरा इतना साथ ना देती, शायद आज मैं और मेरी बेटियाँ सड़क पर धक्के खा रही होती। मेरे सीने से लग कर भाभी कहने लगी, गैरों वाली बातें मत किया करो। जमीला तुम मेरी अखलौती नंद हो और मैं जानती हूँ कि तुम बदकरार नहीं हो। बस खुदा ने तुम्हें शायद इसी तरह औलाद देनी थी, तुम इसे खुदा का ही नाम समझ कर लेती जाओ। बेटियां तो वैसे भी रहमत होती हैं। भाभी की बात सुनकर मैं उनकी तरफ देखने लगी। पता नहीं कैसे वो इतनी अच्छी बातें कर लिया करती थी, वरना ये ज़माना तो मेरे हवाले से ऐसी बातें कहता था कि सुनकर भी कानों से धुआं निकलने लगता था। 2 दिन भाभी मेरे साथ रहीं और फिर वापस अपने घर चली गई। जाने से पहले उन्होंने घर में राशन भी डलवा दिया और मेरे हाथ पर मजीद पैसे भी रखे। कुछ दिन गुजरे और पास पड़ोस वालों के पास खबर पहुंच गई, मैंने फिर बेटी को जन्म दिया है। तो मोहल्लेदार झगड़ा करने को आ गए और हर कोई चाहता था कि मैं ये घर छोड़ दूँ, क्योंकि मेरी वजह से मोहल्ले का माहौल ख़राब हो रहा है और कोई जानना चाहता था कि मेरी बेटियों का बाप कौन है। अगर इनको कोई बाप नहीं है तो फिर मैं किसके साथ मुंह काला करती हूँ। मेरे मालिक मकान की मेहरबानी थी जिसने मुझे अभी तक इस घर में रखा हुआ था, क्योंकि मेरी भाभी उससे वक्त पर किराया अदा करती थी। बड़ी मुश्किल से मोहल्लेदारों ने हमारा दरवाज़ा छोड़ा और फिर कुछ दिनों बाद मुझे घर का कुछ सामान लेने के लिए घर से निकलना पड़ा। 5 बेटियों को अंदर छोड़कर मैंने बाहर से ताला लगाया और सौदा लेना दुकान पर गई। तो दुकान वाले ने इधर उधर देखा और फिर झुककर मुझसे कहने लगा, अपना रेट ही बता दो। मेरी बीवी मुझे खुश नहीं रखती, जब दिल चाहेगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर शर्म के मारे मेरा चेहरा सुर्ख पड़ गया और मेरा दिल चाहा कि मैं इसका मुंह तोड़ दूं। मैंने गुस्से से उससे कहा कि बड़े ही बदजात और शर्म नहीं आती है तुम्हें, एक औरत से ऐसी बात करते हुए। मुझे देखकर अपने पीले दांत निकालकर वो जोर से हंसा और कहने लगा, लो भाई, बगैर शोहर के तुम 5 बच्चों की माँ बन गई हो और पार साइकिल लबाते उड़े घूमती हो। बड़ी पाक दामन, जानता हूँ अच्छी तरह तुम जैसी औरतों के पास बच्चों की पैदाइश कैसे होती है। सीधी तरह अपना दाम बताओ और काम करो। तुम जैसी शरीफों के मोहल्ले में रहें या तो वाइफों के बाजार में, काम तो एक ही करती है ना। अच्छा, इस तरह हम भी बदनाम जगह नहीं जाना पड़ेगा और यही शरीफों के मोहल्ले में काम हो जाएगा।
मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे और मैं बगैर सौदा लिए वहां से निकल गई। बार बार अपने सर से चादर को ठीक करती और अपने आप को दुनिया की नज़रों से छुपाती मैं एक गली को पार की थी कि 4 लड़के मेरे पीछे पीछे चलते हुए कहने लगे, क्या बात है भाई, 5 बेटियों की अम्मा को देखो, मगर हैरत की बात तो ये है कि अभी भी कुंवारी है। अगर शादी करेगी तो कितने बच्चे पैदा होंगे। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे थे, पर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। इस माशरे में तो एक ऐसी औरत को जीने का हक ही नहीं दिया जाता, उसके साथ बेटियां शौहर से पैदा हों। फिर मैं तो वो औरत थी जिसने बगैर शादी के 5 बेटियां पैदा की थी और खुद भी इस बात से अनजान थी कि इनका बाप कौन है। मुझे कैसे जीने का हक दिया जा सकता था। मैं कैसे सोच सकती थी कि इस माशरे की इज्जतदार मर्द मुझे इज्जत से जीने देंगे। जैसे तैसे मैं ज़रूरत का सौदा लेकर घर लौट आई थी और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मेरी चीखें, मेरा रोना सारे घर में गूंज रही थी। मेरी बेटियां परेशानी से मेरे पास आ बैठी थी और सबकी सब बिल्कुल एक जैसी नजर आती थी। उनका बाप एक ही हो। सबकी बुरी बुरी आंखें थी और रंगत ऐसी सुर्ख सफ़ेद थी कि हाथ लगाने से मैली हो जाए, जबकि मैं सांवली थी और मेरी आंखें काली थी। पता नहीं मेरी बेटियां किस जैसी थीं। कभी कभी तो वो बिल्कुल मेरी भाभी जैसी लगती, क्योंकि मेरी भाभी की आंखें भी भूरी थीं और वो भी बहुत गोरी थी। मेरी बेटी मेरी भाभी पर क्यों जाती हैं? शायद इसलिए कि अच्छे बुरे में मेरी भाभी ही हर वक्त मेरे साथ थी। उन्हें देख देख कर हो सकता है हमल के दिनों में मेरी बेटियां भी उन जैसी हो गई हों। जो भी था, मेरी बच्चियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन शायद उनके नसीब इतने खूबसूरत नहीं थे, क्योंकि वो मेरे घर पैदा हुई थी, बिना बाप के नाम के पैदा हुई थी। सबसे बढ़कर वो इस माशरे में पैदा हुई थी जहाँ माँ बाप के गुनाहों का कफारा भी औलाद से पूरा करवाया जाता है। मेरी बड़ी बेटी ने जब भी मुझे इस तरह रोते पीटते देखा तो वाकई मेरे गले लग गई और कहने लगी, माँ क्यों परेशान होती हूँ, मैं हूं ना आपके साथ, हम मिलकर सारी बहनों को संभाल लेंगे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मेरी इस मासूम की बात सुनकर मजीद रोना आ गया। उसे क्या मालूम था कि जब वो इस घर से बाहर निकलेगी तो ये दुनिया उसके साथ कैसा सलूक करेगी। मैंने दिल से दुआ की कि मेरे मुजरमों को इब्रनाक सजा मिले जिन्होंने मुझे बगैर शादी के हामिल कर दिया था। मुझ पर ऐसा जुल्म ढाया कि वो कभी सुकून से न रह सके। कभी कभी तो मुझे अपने भाई से भी शक होता जिसने मेरी पाक दामनी पर भरोसा न किया था और पहले हमल पर ही मुझे घर से बाहर निकाल कर कह दिया था कि अपने ही आशिक के पास दफा हो जाओ, जिसकी औलाद अपने पेट में पाल रही। मैं बहुत रोई थी, अपने भाई के पांव पकड़े थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर एतबार ना किया। वो तो मेरी भाभी थी जिन्होंने आगे बढ़कर न सिर्फ मुझे संभाला बल्कि सीने से लगाया था। ये किराए का घर भी उन्होंने ही मुझे लेकर दिया था और आज तक मेरा खर्चा ही उठाती आ रही थी। मैंने सारे जमाने में ऐसी भाभी नहीं देखी थी। सगी बहनों से बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत का सलूक किया था। अब भी जब रोई मेरी तबीयत बिगड़ी थी, इत्तेफाक से भाभी घर आ गई और मेरी हालत देखकर कहने लगी, जमीला तुम क्यों नहीं समझती हो, तुम्हारे रोने से बच्चे सारे परेशान हो गए, बल्कि इन पर बुरा असर पड़ेगा। अभी अगर तुम्हारी बातों का कोई मतलब निकाल ले या फिर अपने बाप के बारे में सवाल करेंगी तो तुम क्या जवाब दोगी? होश के नाखून लो और बच्चों के सामने ऐसी कोई हरकत ना करो कि वो परेशान हो। हमेशा की तरह भाभी की बात में बहुत वजन था, इसलिए मैंने अपने आंसू पहुंच लिए। मुझे तो अपनी बच्चियों को इस माशरे से बचाना था। मैं अपने आंसू के जरिए इन्हें कमजोर नहीं कर सकती थी। भाभी कहने लगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2-3 दिन यहीं रहूंगी। उन्होंने मेरे सामने ही भाई को फोन मिलाया और कह दिया मैं अपने मेके में हूँ और 4 दिन बाद लौट कर आऊंगी। मैंने भाभी को शुक्रिया अदा किया कि वो मुश्किल वक्त में मेरे लिए किसी ढाल की तरह थी। काफी देर तक मैं और भाभी बातें करते रहे। उनकी बातों से मुझे नई जिंदगी मिल जाती। फिर रात हुई तो भाभी कहने लगी, अब तुम अपनी छोटी बच्ची के साथ सुकून से सो जाओ, मैं आज की रात आराम के साथ गुजार लूंगी। अलीजा मेरी सबसे बड़ी बेटी थी। मैंने कहा, ठीक है भाभी, जैसे आपको ठीक लगता है। मेरी छोटी बेटी बहुत ज्यादा रोती थी और सारी रात हंगामा करती थी। बाकी बच्चों की भी नींद खराब होती थी, इसलिए मैंने उन्हें अलीजा के साथ सोने दे दिया। खुद अपने कमरे में छोटी बेटी के साथ सो गई थी। 4 दिन बाद भाभी हमारे घर रुकी और फिर वापस चली गई। उसके आने से बच्चियां भी बहुत खुश हो जाया करती थी, लेकिन इस दफा अलीजा की हालत कुछ अजीब सी थी, बहुत गम सी लग रही थी। खामोशी से कोने में बैठी रहती थी। मैंने पूछा, अलीजा क्या बात है? कहने लगी, पता नहीं अम्मा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उससे पहले मैं कुछ कहती, भाभी कहने लगी, क्यों दर्द नहीं होगा, सारी रात उल्टा लेट कर सोती है, उल्टा लेट कर सोने से पेट में दर्द ही तो होता है। कई दफा मैंने उसे रात को सीधा किया, फिर वैसे ही उल्टा लेट जाती। भाभी की बात पर मैं खामोश होगी। वो ठीक ही तो कह रही थी। अलीजा को बचपन से ही उल्टा सोने की आदत थी, लेकिन आज तक कभी उसके पेट में ऐसा दर्द नहीं उठा था। शायद शिकायत वो अब कर रही थी। भाभी के साथ 3 दिन में बहुत ही मसरूफ से गुजर गए और फिर 3 दिन बाद वो वापस चले गए और मैं बच्चों के साथ अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। 5 बच्चियों के साथ दिन कहाँ गुजरता था कुछ पता ही नहीं चलता था। अब तक मैंने अपने किसी बच्चे के खौफ के मारे स्कूल तक नहीं जाने दिया था कि वहां जाकर मैं बाप का नाम क्या लिखवाऊंगी। लोग मेरी बेटियों से ऐसे सलूक करेंगे, यही सब बातें बेचैन से मुझे चैन नहीं लेने देती थी। और कुछ ऐसा हुआ कि मेरे होश भी उड़ गए थे। हर गुजरते दिन के साथ मेरी बेटी अलीजा के पेट का दर्द बढ़ता चला जा रहा था और फिर उसे क्या आने लगी तो मैं परेशानी के आलम में करीबी अस्पताल ले गई और वहां जाकर पता चला कि मेरी बेटी हमल
है। ये सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। ये अजियत अब तक अपनी जात पर झील रही थी और मेरी बेटी के हिस्से में भी आ गई थी, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? मेरे होते हुए मेरी मौजूदगी में किसने मेरी बेटी के साथ बदकिरदारी की? डॉक्टर ने मुझे बहुत बातें सुनाई और कहने लगी, आप कैसी औरत है, आपको ना ही अपने बच्चों के बाप का इल्म है और ना ही पता है कि आपकी बच्ची कैसे हमला होगी। आपकी बच्ची की उम्र सिर्फ 12 साल है। आप जानती हैं इस उम्र में हमला होने के क्या नुकसान हो सकते हैं, और वो भी एक ऐसे बच्चे की मां बनने के बाद जिसका बाप ही ना पता हो। मैंने हाथ जोड़कर रोते हुए डॉक्टर से कहा कि मैं नहीं जानती मुझ पर सितम कौन ढा रहा है, किसको हमसे दुश्मनी है, लेकिन मैं अपनी बेटी को दुख से बचाना चाहती हूँ। आप इसका हमल जाया करवा दें। डॉक्टर ने घूरकर मुझे देखकर कहने लगी, पहले तो इतनी कम उम्र में हमल ठहर गया, ये बड़ी मुसीबत, ऊपर से जाया करने के बाद करके तुम अपनी बच्ची को मारने की बात कर रही हो। इसके जिसमें इतनी जान नहीं है, हम इसका बच्चा जाया कर दें। अब जो भी है इस बच्चे को कोख में रखना होगा। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था। अलीजा की सेहत और जिंदगी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने अपनी बच्ची को लेकर वापस घर चली आई और उसे मुकम्मल तौर पर दुनिया की नजरों से छुपा लिया। हर गुजरते दिन के साथ उसकी तबीयत खराब हो रही थी और वो बार बार पूछती कि अम्मा मुझे क्या हुआ, मेरा पेट क्यों बड़ा हो रहा है। इसका सवाल सुनकर मैं रोने लगती है, कोई जवाब ना दे पाती। हफ्ते भर मेरी भाभी फिर मिलने आई तो मैंने उन्हें लीजा के हमल का बताया, लेकिन हैरत तो मुझे इस वक्त हुई जब मेरी भाभी ना ही परेशान हुई और ना ही इस बात की फिक्र सताई ये सब कुछ कैसे हुआ, बल्कि लीजा के सर पर हाथ रख कर दुआ देते हुए कहने लगी, खुदा तुम्हें नेक औलाद दे, तुम भी अपनी माँ की खतर सब्र से काम लेना। ये सुनकर मैं हैरत से भाभी को देखा और पूछा, भाभी आप कैसे बातें कर रही हैं, क्या आपको ये खबर सुनकर हैरानी नहीं हुई? मेरी बात सुनकर भाभी मुस्कुराई और कहने लगी, अब मुझे हैरानी नहीं होती, क्योंकि मेरे सामने तुम 5 दफा हमला हो गई हो और फिर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ किसने क्या किया, और फिर तुम्हारी बेटी के मामले में भी अब क्या हैरान हूँ। भाभी के लहजे पर मैं खामोश होकर रह गई। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, लेकिन एक वही तो मेरी हमदर्द थी, उन्हीं के सहारे तो मैं जी रही थी। उन्हें गलत कह देती या बोल देती तो इस सहारे से भी चली जाती। तो पहले ही इंतकाल कर गए थे और फिर भाभी अपनी मर्जी से पता नहीं कहाँ से भाभी को ब्याह कर ले आया था। मैं नहीं जानती थी कि वो किस खानदान से कौन है, मगर इतना जानती थी कि मुझसे मोहब्बत करती थी और मेरा ख्याल रखने में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस बार जिस तरह उन्होंने अलीजे के हमल का सुनकर अर्द अमल दिखाया था, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मेरे साथ बुरा सलूक करने वाला कौन था? हमल कैसे ठहर गया था जबकि इस घर में कोई नहीं आता था? पहला हमल तो भाई के घर ही हुआ था, पर वहां भी मेरे भाई और भाभी के अलावा कोई भी नहीं था। बाकी के 4 हमल इसी घर में ठहरे थे और सिवाय भाभी के घर में किसी का आना जाना भी नहीं था। हमेशा भाभी ही आती, मेरे साथ रहती, सोती और फिर 4 दिन बाद वापस चली जाती। इस बार भाभी मेरी बजाय अलीजा के साथ सोई थी और अलीजा ने पेट के दर्द की शिकायत भी की थी और उनके जाने के बाद ही अलीजा हमला हुई थी। तो क्या इन सारे मामले के पीछे भाभी का हाथ है? लेकिन एक औरत होकर वो कैसे हमें हमला कर सकती थी? ये सब करके उन्हें क्या हासिल होता, जबकि वो तो अब तक खुद हमारा खर्चा उठा रही थी और हमारी वजह से अपनी शादीशुदा जिंदगी को खतरे में डालकर बैठी थी, क्योंकि वो हमेशा भाई से छुपकर मेरे पास आती थी। दिलो दिमाग में अजीब अजीब से सवालात पैदा हो गए थे। मैं बस किसी भी तरह सच जानना चाहती थी। मेरे बाद अलीजा की जिंदगी भी बर्बाद के दहाने पर पहुंच चुकी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी बाकी बेटियां भी इस मुश्किल मरहले से गुजरे और उनकी जिंदगी भी कोई ऐसी ही बदकारी का रंग लगा दे। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचूंगी। अपने मेरी बेटी के हमल को दिन गुजरते गए, लेकिन इस दफा मैंने बच्चे की पैदाइश के लिए दाई को नहीं बुलवाया, बल्कि सीधा उसे अपनी बेटी को अस्पताल ले गई। मैं उसकी सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बॉस का केस हुआ तो मैंने भाभी को बुलवाया और उससे झूठ कर फौरन अलीजा को खून चढ़ाना है, आप खून दे दें। मेरे कहने पर भाभी ने पहले खून का सैंपल दिया ताकि चेक किया जा सके उनका खून अलीजा को लग सकता है या नहीं। मैंने वही सैंपल और अलीजा का खून का सैंपल लेकर लेबोरेटरी में जमा करवा दिया ताकि पता करा सकूं क्या मेरी बेटी और मेरी बेटी के बच्चों से मेरी भाभी का कोई लेना देना है या नहीं। अब मुझे रिपोर्ट आने का इंतजार था। डॉक्टर ने कहा था कि हफ्ते भर में रिपोर्ट मिल जाएगी, इसलिए मैं लीजा को लेकर घर चली आई थी। मेरी बेटी ने भी एक बेटी को जन्म दिया, फिर यूं हमारे घर में 6 बेटियां हो गई थी। मैं उनको देखती तो मेरा दिल धड़कना भूल जाता, उनके मुस्तकबिल की फिक्र मुझे खाने लगती और साथ साथ रिपोर्ट का इंतजार मुझे सूली पर लटकाए हुए था। मुझे डर था कि कहीं रिपोर्ट में वही कुछ ना आ जाए जो मैं सोच रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे उनका बच्चों का कोई ना कोई ताल्लुक मेरी भाभी से जरूर है, क्योंकि मेरी बेटी के पास होने वाली बेटी भी भूरे रंग की आंखों वाली गोरी चिट्टी सी गुड़िया थी। भाभी को अब तक पता नहीं चल सका था कि मैंने बहाने से उनका खून का सैंपल लिया है और फिर पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। मैं रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल पहुंची थी। रिपोर्ट में एक ऐसी बात सामने आई कि मेरे होश उड़ गए। मेरे सारे अंदेशे बिल्कुल सही साबित हो गए थे, क्योंकि डीएनए के टेस्ट की रिपोर्ट से ये साबित कर दिया था कि मेरी बच्ची और मेरी भाभी का डीएनए बिल्कुल एक है। लेकिन मेरी भाभी तो एक औरत थी, फिर ये कैसे मुमकिन था कि एक औरत होकर वो किसी भी तरह मुझे या मेरी बेटी को हमला कर देती। मैंने टेस्ट की रिपोर्ट पकड़ी और सीधा अपने भाई के घर पहुंच गई। मेरा भाई भी घर पर मौजूद था और दोनों कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर भाई के चेहरे का रंग बदल गया और गुस्से से कहने लगे,
जमीला तो यहाँ क्यों आई है? क्या तुमने हम पर कम बदनामी के दाग लगाए हैं? फिर अपना मुंह लेकर यहाँ पर चली जाओ। मले वाले तेरी वजह से आज भी हम पर थूकते हैं। अब तो मेरी बीवी उम्मीद से है और मैं नहीं चाहता कि तेरा साया मेरी बीवी पर पड़े। मैं डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट अपने भाई के आगे फेंकी और कहा, ये देख लो मैं क्या लेकर आई हूँ। मेरी बेटी तुम्हारी बीवी का खून है। दोनों की टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल एक जैसी है और ये इस सूरत में मुमकिन है जब मेरे हमल की वजह से तुम्हारी बीवी बनी हो। मेरी बात सुनते ही भाई ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगाया, कहने लगे, अजीब पागल बेवकूफ औरत हो तुम। मेरी बीवी एक औरत हो, वो कैसे किसी दूसरी औरत को हमल कर सकती है? वो तो खुद उम्मीद से और वही बात इस रिपोर्ट की, तुम कोई जाली रिपोर्ट बनवाकर हमारी जिंदगी बिगाड़ने के लिए आ गई हो। सुनकर भाभी भी रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मैंने इतने सालों तुम्हारे बच्चों की देखभाल की है, परवरिश के लिए पैसे दिए और आज तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। अपने शौहर से छुप छुप कर मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मुझे गुनाहगार ठहरा रही हो। मैंने रिपोर्ट खोलकर भाई को दिखाई जो शहर के बड़े अस्पताल की थी और उनसे कहा जाता है कि जहां से मर्जी जाकर तस्दीक करवा लीजिए। ये रिपोर्ट इसी अस्पताल की है, जली नहीं है। मैं नहीं जानती कि आपकी बीवी ने क्या किया, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जब से आपकी बीवी हमारी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी में ग्रहण लग गया है। मेरे गले में पड़ा बदनामी का ये ढोल किसी और का नहीं बल्कि आपकी बीवी का ही डाला हुआ है। इतना सुनना था कि भाभी गुस्से से मेरी तरफ बढ़ी ताकि मुझे पकड़कर अपने घर से निकाल फेंके या फिर मेरा गला दबा दिया। अचानक उसका पाँव फिसल गया और बुरी तरह से गिरी और जोर जोर से चीखने लगी। भाभी भी गिरती हालत देखकर भाई सारा गुस्सा भूल गए। मैंने भी भाई की मदद की और हम उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो पता चला कि भाभी का हमल जाया हो गया है और वो अब कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर भाई खूब रोने लगे और जब भाभी को ये खबर मिली तो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं आया कि उनसे मां बनने की सलाहियत छीन चुकी है। मैं तो खुद हक्का बक्का से कोने में खड़ी थी। शायद ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। काश वो गुस्से में अपने भाई के घर ना जाती तो आज मेरे भाई की खुशी उनसे ना छीन जाती। अफसोस से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। भाई ने गुस्से से मुझे देखकर कहने लगे कि दफा हो जाओ यहाँ से, हमारी खुशियों को खा के, और अब यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने एक नजर भाभी पर डाली और वापसी के पलटने लगी कि भाभी की आवाज ने मेरे कदमों को रोक दिया। रोते हुए कहने लगी, जमीला मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है और आज मुझे इसकी सजा मिल गई है। भाभी की बात सुनकर मैं जहाँ हैरान हुई थी वहां मेरा भाई भी हक्का बक्का सा रह गया और भाभी को देखने लगा था। भाभी रोते हुए कहने लगी कि मैंने कोठे पर जन्म लिया था, लेकिन मैं अकेली पैदा नहीं हुई थी बल्कि मेरे साथ मेरा भाई भी पैदा हुआ था। हम जुड़वा बहन भाई थे। कोठे पर औरतों को तो शायद फिर भी कोई जिंदगी मिल जाती है, लेकिन मर्दों का हाल बहुत बुरा होता है। मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो सारा दिन एक कमरे में बंद रहा करता था और मुझे और मेरी माँ को लोगों के सामने नाचता देखता रहता। इस तरह उसके जहन की हालत बहुत खराब हो गई। वो नफसियाती सा हो गया था। उसे दौरे पड़ने लग गए थे। मैं और मेरी माँ बड़ी मुश्किल से उसे संभालते थे और फिर मेरी माँ भी मर गई तो मेरा और मेरा भाई बिल्कुल तनहा रह गए थे। मैं सारी रात कोठे पर रक्स करती थी, सारा दिन अपने भाई को संभालती। ऐसे में एक रोज कोठे पर तुम्हारा भाई आया और उसे मुझसे मोहब्बत हो गई। तुम्हारा भाई मुझे कोठे से ही ब्याह कर लाया था। मैंने कभी तुम्हारे भाई को अपने भाई के बारे में नहीं बताया और उसे खामोशी से किराए का घर ले दिया और वहीं उससे मिलने जाती, उसका ख्याल रखती। एक रोज मेरे भाई मिलने के लिए गई तो वो पाँव पटे हुए जिद करने लगा कि इसे शादी करनी है। फिर अपनी बीवी के साथ वो वैसे ही चाहता है जैसे वो कोठों पर मर्द और औरतों को देखता था। मेरा भाई पागल था। अगर मैं उसकी बात ना मानती तो शायद वो अपनी जान ले लेता। फिर मैंने मौका देकर एक रात को उसे घर बुला लिया। इस रात तुम्हारे भाई शहर से बाहर गया हुआ था। मैंने मौका का फायदा उठाया तो मैं बेहोशी की दवाई दे दी और अपने भाई को तुम्हारे कमरे में छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ऐसे करने से तुम हमला हो जाओगी। मैंने तो सोचा था कि ये कमरे में छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे ऐसा करने से तुम्हें हमल हो जाएगा। मैंने सोचा था कि ये बात किसी को भी नहीं पता चलेगी और ये खेल एक ही रात में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात एक रात पर खत्म नहीं हुई क्योंकि मेरे भाई को अब इसमें मजा आने लगा। वो कुछ दिन बाद मुझसे यही फरमाइश करता कि मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूं। उसकी तबीयत की वजह से मैं मजबूर हो गई और फिर जब तुम्हारा अमल की खबर खुलकर सामने आई तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैंने सारी जिंदगी कोटे से पैसे कमाए थे, इसलिए बासानी तुम्हें किराए का घर भी दे दिया और उस बहाने से मेरे भाई का भी काम हो गया और तुम 5 बेटियों की मां बन गई। और मैं खुशी तुम्हारा खर्चा सोचकर उठाती रही कि इस तरह मेरा पागल भाई खुश है। जब 5वीं बेटी के बाद मैंने देखा कि अब तुम्हारी जान खत्म हो रही है और ये सब कुछ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हो तुम, और मैंने तुम्हें मजीद बेहोशी की दवा नहीं दे सकती थी, तो मैंने उस रात तुम्हारी जगह अलीजा को बेहोशी की दवा दे दी और मेरे भाई ने अलीजा को भी हामिल कर दिया था। तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बेटी की बेटी भी मेरे भाई की औलाद है। मेरा भाई पागल हो चुका है। मैंने जो कुछ किया उसकी खुशी के लिए किया। मैं नहीं जानती थी ये बहुत बड़ा गुनाह है और उसकी सजा मुझे इस तरह से मिलनी है। अब मैं खुद औलाद के लिए सारी जिंदगी तरसती रह जाऊंगी। मुझे लगता है ये सच है, कभी खुलकर सामने नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि मेरा भाई और मैं जुड़वा थे इसलिए हमारा डीएनए एक ही है, इसलिए तुम्हें लगा कि ये बच्चियां मेरी हैं। ये सब सुनकर मेरे भाई की आंखें हैरत से खुल गई
उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था, गुस्से से उनका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। सोचे समझे मेरे भाई ने मेरी भाभी को 3 तलाकें दे डाली। उनका कहना था कि उन्होंने एक बज़ात औरत को उठाकर इज्जत से अपने घर में जगह दी है। इस औरत ने उनकी इज्जत को खराब कर दिया। मेरे भाई ने मेरी भाभी को अस्पताल में ही छोड़ दिया और मुझे मेरी बेटियों को लेकर वापस अपने घर आ गए। भाई ने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी और कहने लगे मुझे माफ कर दो, मैंने अपने लिए गलत औरत का इंतखाब किया जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद होगी। सच जानने के बाद मैंने भाई को माफ कर दिया था क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। अलबत्ता शायद आने वाली सारी जिंदगी मेरी बेटियों को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। मेरे भाई ने मेरी बेटियों को अपना नाम दे दिया था, उन्हें अपनी पहचान दी थी, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि जब मेरी बेटी शादी की उम्र को पहुंचेंगी तो लोग मेरी माजी को बुलाने की बजाय मुझे लगता है मुझसे कुरेद कर सवाल करेंगे और फिर मेरी बेटियों को एक अजियत भरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ उसमें मेरा और मेरी बेटियों का क्या कसूर है? क्या ये माशरा मेरी बेटियों के साथ इंसाफ करेगा और आने वाली जिंदगी में उन्हें जीने का हक देगा? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। अपनी राय देना चाहते हैं कमेंट्स में राय दीजिएगा। अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त कहानी, एक सबक और एहसासात का खूबसूरत सफ़र। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और ख्यालात का इजहार लाजमी करें। शुक्रिया।